के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और आप लोगों से वो साझा कुछ शब्द साझा होंगे। परिचय सारे आगे की जो पंक्तियाँ होंगी उसको क्या बात, छोटी सी कविता है। मेरा सूप की तरह रखूंगा सिर्फ शुद्ध शुद्ध, केचुल की तरह छोड़ूंगा जमा होती गई कड़वाहट। संसार में जो कुछ सुंदर नहीं है मेरा नहीं। माइक थोड़ा ऊपर करो, माइक थोड़ा सा माइक देख दीजिए थोड़ा सा। छोटी सी कविता है। मेरा सूप की तरह रखूंगा सिर्फ शुद्ध शुद्ध, केचुल की तरह छोड़ूंगा जमा होती गई कड़वाहट। संसार में जो कुछ सुंदर नहीं है मेरा नहीं है। एक धूप शीर्षक से कविता मैं ये पढ़ना था, मुझे पढ़ना नहीं था लेकिन मुझे याद आया। मेरी पीड़ा छू मंतर कर ओरी से बौछार के जैसी हंस जाती हो, कस जाती हो जीवन के ढीले तारों। तुम मैना के नाज उठाओ, तुम नीरस निबंध तक गाओ, फूल के झगड़े तुम सुलझाओ, फिर अबोध मुस्कान ओढ़कर मुझसे जब तक पूछ रही हो कितनी सुंदर धूप, कितनी सुंदर धूप। बहुत सुंदर। एक दूसरी कविता है। चूल्हे की राख। उन दिनों चूल्हे लीप दिए जाते हैं और चौका एक हल्की सी नमी के नीचे कितना पवित्र दिखने लगता था। सब कुछ साफ कर दिया जाता पर माँ बचा कर रख लेती थी 2 मुट्ठी राख। सुबह की राख शाम के लिए, शाम की राख सुबह के लिए। जब डेगची चढ़ जाती आग पर और शुरू हो जाता था पकाने का कार्य व्यापार, हम दोनों भाई माँ की बगल में बैठ जाते हैं। तब माँ हमारे सामने फैला देती थी वही बचाई हुई 2 मुट्ठी राख। उस पर बनाती थी अपनी भाषा का पहला अक्षर। हमें कहती थी पीछा करो इन अक्षरों का। वाह वाह। हमें कहती थी पीछा करो इन अक्षरों का। दोस्तों, हमने पीछा किया अक्षरों का और कविता के सुदूर इलाकों तक आए। अब हमारी उम्र माँ की उम्र होती जा रही है। हम भी बचाना चाहते हैं 2 मुट्ठी राख और फैला देना चाहते हैं। वनमाली में छप ये कहीं पढ़ा है मैंने या कहीं सुना है? जी, ये बहुत जगह प्रकाशित हुई। और अच्छा, एक दूसरी कविता है। बधाई आपको। पर कल मैं उसका इंतजार करूंगा। कविता का शीर्षक है पर कल मैं उसका इंतजार करूंगा। प्रेम के सारे हादसे एक भारी ट्रक की तरह मेरे सीने से होकर गुजर चुके हैं। जिंदगी अपने ही शहर में मधुमक्खी की तरह डूब रही है। सारा ज्ञान अतिरिक्त अनार की तरह सड़ रहा है। विद्रोह की जगह ममता को दे चुका हूँ। बाहर बहुत शोर है, नहीं भीतर भी संगीत नहीं। बहुत से चेहरों को जाने क्या खोजते हुए उलट पुलट चुका हूँ। सब कुछ एक लय में नष्ट हो रहा है पर कल मैं उसका इंतजार करूंगा। आज से ही मेरी धमनियों में किसी की आने की तैयारी है। मेरा बैंक खाता सालों से बहुत बीमार है, हालांकि उतना नहीं जितनी सरकार की मंशा है। दर्जी किसी भी वक्त मेरे कपड़े रफू करने से इनकार कर सकता है। इतना वेद्य हो चला हूँ कि चींटियाँ भी लामबंद होकर मुझे ढहा सकती हैं और सारी दया दृष्टियाँ आजकल में मुझे दफनाने के बारे में सोच रही हैं पर कल मैं उसका इंतजार करूँगा। मेरी देह मेरे मन की साइकिल के पीछे पीछे दौड़ रही है। मैं उसे साइकिल पर नहीं बैठा रहा। मेरी महत्वाकांक्षा ने मुझे मटर की सूखी फसल की तरह पीट कर उसा दिया है। मेरी आत्मा और आवरण पूरी तरह अलग हो चुके हैं। आप देख ही सकते हैं एक लपट जो 14 के बाद उठी थी पूरे देश पर तंबू की तरह तन चुकी है। वित्त मंत्री की नाटकीय विनम्रता को
कुछ और सुरक्षा कर्मी मिल चुके हैं, कुछ और बौद्धिक लुढ़क चुके हैं उस ओर, पर कल मैं उसका इंतजार करूंगा। बहुत खूब, बहुत हम जब तक किसी की राह देखते हैं तब तक अमरता हमारे साथ चलती है। हम जब तक किसी की राह देखते हैं तब तक अमरता हमारे साथ चलती है। अगर तेजाब हुआ वक्त हम पर हमला करता है और हम बचा ले जाते हैं मुट्ठी भर मुलायमियत, तो खोया नहीं अभी आदमी होने का जादू। मैं लड़खड़ाते हुए वहां पहुंचूंगा, टूटे जूतों को अगले मौसमों के लिए भी बचाते हुए। वहाँ शब्द होंगे और प्रशंसाएं, वहाँ अभिनय होंगे और चालाकियाँ, वहाँ झूठ होंगे और लालच, वहाँ एक भरा हुआ खालीपन होगा, दूर से ही मुझ पर पागल कुत्ते की तरह भौंकता हुआ। मैं थक कर गिर जाऊंगा अपनी ही किसी कविता की दरार में, फिर भी ये तथ्य है कि कल मैं उसका इंतजार करूंगा। बहुत तुम लोगों की जरूरत है। ये आखिरी कविता है, इसका शीर्षक है स्त्रियां। वे मुझे जन्म देती थी, मेरी हत्या करती थी। वे मुझे जीवन सिखाती थी और इंतजार, और जो कुछ सिखाती थी उसकी समुद्र तक जाती हुई सूची थी। उनकी देह से अमरता लिपटी रहती थी। उनकी आवाज टीन की छत पर धीमी बारिश की तरह मुझे लपेटती थी। जब हृदयहीन सांसारिकता ने मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे स्त्रियों के पास रहने दो, नदी के पास रहने दो, साहसिक असफलताओं और प्रबुद्ध उदासियों के पास रहने दो, मुझे ऐसी पृथ्वी के पास रहने दो जहां नरेंद्र दामोदर दास मोदी की आवाज न पहुंचती हो। स्त्रियों के निकट रहकर मुझे विश्वास होता है, स्त्रियों के निकट रहकर मुझे विश्वास होता है कि मिट्टी की नमी जरूर लौटेगी और घास अपनी लघुता पर फिर से मुग्ध हो सकेगी। जिस शताब्दी में मैं पैदा हुआ, स्त्रियों पर नई बहसें शुरू हो चुकी थी। मैं भी उन बहसों का एक वाक्य था, मेरे आगे पूर्ण विराम का प्रश्नवाचक था। छुपाऊंगा नहीं, मैं उनका प्रेम पाना चाहता था, पर इतना शाश्वत था उनका दुख, किसी नियम की तरह उनके प्रेम से पहले पहुंचती थी उनकी पीड़ा, और मेरा सारा संसार एक पनियाई झिलमिलाहट में डूब जाता था।